देखिए बेटा, पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान या कोई भी जो दूसरा जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ख़ास करके ये बरसगीर सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इसमें शुरू में एक चीज़ को थोड़ा सा अच्छा नहीं समझा जाता था, जो कि अभी तक पाकिस्तान में वो चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं। और वो चीज़ें ये है कि फ़ीमेल्स जो थी उनको इतना कोई आगे नहीं आने दिया जाता था, क्योंकि लोग समझते थे कि इनका काम सिर्फ घर को चलाना है, इनकी ये बिज़नेस वगैरह नहीं चला सकते। तो इसलिए फ़ीमेल्स भी इतना अपना पोटेंशियल शो नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए, और हमने देखा कि एजुकेशन फील्ड के अंदर भी फ़ीमेल्स अपने रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे शो कर रही हैं विद कंपैरिजन ऑफ मेल्स। तो इसी तरह से बिज़नेस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल्स हैं जो कि बिज़नेस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपना सेटअप चलाती हैं। हमारे पास एक केस आया था, एक रेस्टोरेंट का, कुसगुन रेस्टोरेंट का नाम था, और अब वो नाम ख़त्म हो चुका है। वो केस था एक उनका, और उसके जो ऑनर्स थे वो 2 ही फीमेल्स थी। और इसी तरह से एक जी क्लासिक के नाम से एक ब्रांड है, शी वॉज माई क्लास फेलो, शी वॉज CA स्टूडेंट, नाउ शी इज़ एंटरप्रेन्योर। उसने अपना प्रॉपर एक अपना ब्रांड जो है वो जी क्लासिक के नाम से लाहौर में वो चला रही है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं वीमेन के तौर पर, कि जनाब ये वीमेन एंटरप्राइज़ के तौर पर ये चीज़ें लॉन्च कर रही हैं। तो टैक्स वालों ने भी थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हुए वीमेन की सपोर्ट में उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया उनके टैक्स लायबिलिटी के अंदर, और कहा कि जनाब हम जितना भी उनका, अगर वो बिज़नेस करती हैं तो उनकी जो बिज़नेस इनकम होगी उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनेगा हम उसको 25% रिड्यूस कर देंगे। लेकिन शर्त क्या है कि ये वेंचर, ये बिज़नेस कौन करती हो, कोई फ़ीमेल करती हो। तो जब हमने पूछा कि जनाब फ़ीमेल या वुमेन एंटरप्राइजेज़ का मतलब क्या है, तो उसने डेफिनेशन में क्लियरली चीज़ बताई। कहता है जनाब, विमेन एंटरप्राइज मीन्स अ स्टार्टअप इस्टेब्लिश्ड ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ जुलाई 2021, यानी कि टैक्स ईयर 2022 या उसके बाद अगर कोई एंटरप्राइज बनेगा, और उसको चलाने वाला कौन होगा, एज सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्ड ओन्ड बाय अ वुमेन। अगर अकेली बिजनेस कर रही है तो वो फीमेल ही होनी चाहिए, और एन AOP ऑफ ऑल ऑफ हुज मेंबर्स आर वुमेन। और अगर पार्टनरशिप पे है तो तमाम के तमाम पार्टनर्स क्या होने चाहिए, फीमेल होने चाहिए। और अ कंपनी हुज 100% शेयर होल्डिंग इज हेल्ड और ओन्ड बाय वुमेन। और अगर कोई कंपनी है तो उसकी 100% शेयर होल्डिंग किसके पास हो, वुमेन के पास। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई हो, टैक्स ईयर 2022 और उसके बाद, मतलब ये ठीक 2 साल पहले की बात है। ओके, 2-3 साल पहले। तो टैक्सेशन इसका क्या कहता है जनाब, कहता है जी टैक्स पेएबल बाय वीमेन एंटरप्राइज ऑन प्रॉफिट एंड गेन्स डिराइव्ड फ्रॉम इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। याद रखिएगा, यहाँ पे हम जॉबियंस की बात नहीं कर रहे, जॉब करती हैं बहुत सारे, लेकिन उनके लिए कोई टैक्स में रिलैक्सेशन नहीं है। ये फीमेल्स जो हैं जो बिज़नेस करती हैं उनके लिए ये रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो उनके इनकम फ्रॉम बिजनेस में जितना भी टैक्स आएगा, यानी कि उनके बिजनेस से जितना पैसा आ रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, वो टैक्स की लायबिलिटी 25% से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर कहता है जी हाउएवर दिस बेनिफिट विल नॉट, अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया जब ये रिलैक्सेशन आया, तो कुछ हजरात ने टैक्स बचाने के लिए अपना सारा बिजनेस अपनी बीवियों के नाम करना शुरू कर दी, बहनों के नाम, बेटियों के नाम, माओं के नाम, कि जनाब यही इसके ऑनर है, ताकि 25% टैक्स लायबिलिटी बचे। तो उस मकसद के लिए आगे कानून ने एक बात कर दी, हाउएवर दिस बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल टू बिजनेस दैट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर और रिकॉन्स्टिट्यूशन और स्प्लिटिंग अप ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। कि जनाब ये बिज़नेस जो है वो ये ना हो कि कोई बंदा ट्रांसफ़र कर दे, बेशक एक फ़ीमेल दूसरी फ़ीमेल को ट्रांसफ़र भी करे, उसके लिए भी ये 25% वाली रिडक्शन नहीं है। ठीक है, कि ऐसा बिज़नेस जो कि ट्रांसफ़र होके आपको मिला हो, फीमेल को मिला हो, या
रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब है कि जनाब एक दफ़ा बिज़नेस बंद हो चुका है, उसको दोबारा नए सिरे से बनाया हो, यानी कि उसका नया ऑनर आ चुका हो ख़रीद के, ठीक है। और लास्ट में स्प्लिटिंग अप कि जनाब आपके पास एक कंपनी है, आपके पास एक बिज़नेस है, आपने उसमें से एक सेगमेंट अलग करके फीमेल को दे दिया। कहते जी ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक मुस्लिम साइल ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम कहते हैं जनाब एक टर्म ज़रा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम इस तरफ वापस आते हैं। देखिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज़, इनकम विद रेफरेंस टू रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। देखिए हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था हम लोगों ने। रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने के पीछे रीज़न क्या थी, क्या वजह थी कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग पढ़ रहे होते? वो टैक्स ईयर था बेटा, वो टैक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे ये है सिंपल सा कि हमने कहा था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल अपना टैक्स पे करेगा अपनी तमाम इनकम के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हमने पढ़ा था क्योंकि कानून ने हमें बताया कि कुछ रेजिडेंट और कुछ नॉन रेजिडेंट पर्सनस हैं, उनकी टैक्सेबल इनकम कैसे आपने डिसाइड करनी है। तो कहता है जनाब जो रेजिडेंट पर्सन है वो तो उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी उसकी इनकम होगी, बेशक वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, बेशक वो फॉरेन सोर्स इनकम है। व्हाट डू मीन बाय पाकिस्तान सोर्स इनकम? जो पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके जनरेट की हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पाकिस्तान सोर्स इनकम। बेशक वो आपको पाकिस्तान में पैसे मिल रहे हों, बेशक आपको बाहर से पैसे मिल रहे हों, हम उसको क्या मान लेंगे? ये आपके पास क्या है? पाकिस्तान सोर्स इनकम, ओके। और फॉरेन सोर्स इनकम आपके पास क्या है कि जनाब आप ये एक्टिविटी बाहर के मुल्क में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके आएँ और वहाँ से आपको पैसे मिले, तो हम उसको क्या कहेंगे? फॉरेन सोर्स इनकम। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ किसी दुबई की किसी कंपनी के लिए, पाकिस्तान को ऑफिस में चला रहा हूँ, सैलरी मुझे मिलती है दुबई से, इसको मैं क्या कहूँगा? पाकिस्तान या फॉरेन? दिस इज पाकिस्तान सोर्स। याद रखिएगा, एक्टिविटी मैं कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ? यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा। गॉट इट? अगर मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ और पाकिस्तान के अंदर रहकर मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन सैलरी मुझे कहाँ से मिल रही है? बाहर से मिल रही है, दुबई से मिल रही है, तो फिर भी मैं क्या कौन से पैसे जनरेट कर रहा हूँ? पाकिस्तान सोर्स इनकम, ठीक है। लेकिन अगर मैं दुबई में चला गया हूँ और वहाँ पे जाके मुझे दुबई के अंदर उस कंपनी से पैसे मिल रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? फॉरेन सोर्स सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं अपना एक्टिविटी कहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, अगर लेट सपोज मैं दुबई चला गया और दुबई से मुझे उन्होंने पाकिस्तान वापस भेजा किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, मतलब मैं परमानेंटली यहाँ पे आके एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कि मेरे दुबई की कंपनी वालों ने कहा कि तुम पाकिस्तान को समझते हो, हम अपना एक नया ऑफिस बनाने जा रहे हैं, तो तुम थोड़े से टाइम के लिए 1-2 महीने के लिए पाकिस्तान चले जाओ और वहाँ पे जाके तुम ये अपनी सुपरवीन में सेटअप बनवाओ। कहानी को समझिएगा, एक क्या है कि पाकिस्तान का ऑफिस है, पाकिस्तान में ऑफिस है दुबई का, और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान के ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, सैलरी मेरी दुबई से आती है। दिस इज़ कॉल्ड पाकिस्तान सोर्स इनकम, क्योंकि मैं एक्टिविटी सारी की सारी कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ? पाकिस्तान में। मेरी मेन एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है? पाकिस्तान में। गॉट इट? अच्छा, और दूसरी बात क्या जी, मैं दुबई चला गया हूँ और दुबई जाके मैं काम कर रहा हूँ उसी कंपनी के अंदर दुबई की, और वहाँ से मुझे सैलरी मिल रही है। अब ये मेरी इनकम कौन सी बन जाएगी? फॉरेन सोर्स इनकम बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब उसी कंपनी ने मुझे कहा कि जी आप पाकिस्तान दोबारा जाइए थोड़े टाइम के लिए और वहाँ पे अपनी सुपरवीन में ये काम करवा लें और वापस हमारे पास आ जाइएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि मैं कंपनी ने मुझे भेजा हुआ है, ठीक है, और सैलरी दुबई वाले ही मुझे पे करेंगे। मैं पाकिस्तान आया, ऑफिस बनवाना शुरू किया, 2 महीने पाकिस्तान में रहा, ऑफिस बनवा के मैं चला गया। अब यहाँ पे जो मुझे 2 महीने जो मैं पाकिस्तान में रहा और मुझे सैलरी मिली, ये कौन सी इनकम होगी? पाकिस्तान सोर्स या फिर फॉरेन सोर्स? ये फॉरेन सोर्स होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे स्पेशल टास्क असाइन किया गया, मुझे दुबई से पाकिस्तान भेजा गया, मैं पाकिस्तान में मेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा, वो एक स्पेशल टास्क मुझे दिया गया। मेरी मेन एक्टिविटीज़ अभी भी किधर है? दुबई में। ओके, 3 सिनेरियोज अभी हमने डिस्कस किए। नंबर 1 कि पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं, बेशक आपका ऑफिस
दुबई में है और लेकिन मेन एक्टिविटीज़ आप पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और सैलरी आपको दुबई से मिल रही है, तो वो आपके पास कौन सी इनकम बनेगी? पाकिस्तान सोर्स इनकम। और नंबर 2 कि आप दुबई चले गए हैं और वहाँ पे उस कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ से आपको सैलरी मिल रही है, दिस इज़ कॉल्ड फॉरेन सोर्स इनकम। नंबर 3 कि आपको उसी कंपनी ने पाकिस्तान भेजा है टू परफॉर्म एक्स्ट्रा टास्क, ठीक है, और उसके बाद आपने वापस चले जाना है, तो वो जो 2 महीने आप यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद होंगे, ये आपके लिए क्या होगा? फॉरेन सोर्स इनकम। गॉट इट? तो कहता है जनाब आपके पास जो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट पर्सन जो है वो अपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी पूरी दुनिया में जो उसने, बेशक वो पाकिस्तान सोर्स है या फॉरेन सोर्स है, उसने उसके ऊपर क्या करना है? टैक्स पे करना है। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा उसने टैक्स पे करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर। जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा उसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर उसने टैक्स पे करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जनाब कि मैं 2 महीने पाकिस्तान में रहा और यहाँ पे मैं कुछ जॉब करता रहा, अचानक मेरी नौकरी लग गई और मैं इंग्लैंड चला गया और फिर मैं उधर ही रहा। अब जो 2 महीने, और मैं ज़ाहिर बात है अगर 2 महीने पाकिस्तान में था, एक टैक्स ईयर 2024 के अंदर में अगर 2 महीने पाकिस्तान में था और बाकी सारा टाइम मैं इंग्लैंड में था, तो इट मीन्स कि मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट इंडिविजुअल तो नहीं बना, ऐसे ही है ना, इंग्लैंड का रेजिडेंट इंडिविजुअल में बन गया। तो अब मुझे इंग्लैंड में भी मैंने कमाई की और पाकिस्तान में भी मैंने कमाई की, अब मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं हूँ, अब मैं नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, जिसको आप NRI बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब बीइंग NRI मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? जो मैंने 2 महीने पाकिस्तान में काम किया था उस इनकम के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। समझे बात को? यही तो आपको बता रहा हूँ कि नॉन रेजिडेंट पर्सन अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा। रेजिडेंट पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने जितने भी पैसे कमाए हैं सब के ऊपर टैक्स पे करेगा। मिसाल के तौर पर एक है मिस्टर A और एक है मिस्टर B। मिस्टर A है आपके पास नॉन रेजिडेंट और B है आपके पास रेजिडेंट। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि इसका मतलब क्या है। अच्छा जी, मिस्टर A ने, जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इसने पैसे कमाए 2 लाख रुपए इन पाकिस्तान, देन वेंट टू इंग्लैंड एंड अर्नड अमाउंट इक्वल टू 25 लाख रुपए PKR इन इंग्लैंड। और इसने जनाब क्या किया? सेम फॉर हिम 2 लाख रुपए इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इसने 2 लाख रुपए कमाए, देन वेंट टू इंग्लैंड या UK एंड अर्नड अमाउंट इक्वल टू PKR 25 lakhs। दोनों का सिनेरियो सेम, लेकिन एक बंदा क्या है? रेजिडेंट, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए पाकिस्तान में 183 या से ज़्यादा डेज के लिए पाकिस्तान में अवेलेबल होगा, और दूसरा कौन है? नॉन रेजिडेंट, जो कि 183 डेज से कम के लिए पाकिस्तान में अवेलेबल होगा। दोनों का सिनेरियो सेम, दोनों के अमाउंट सेम, आप लोगों के सामने हमने लिख दिया। अब मिस्टर A कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करेगा? हम कहते हैं जनाब जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो अपनी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। तो मिस्टर A सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे करेगा, टैक्सेबल इनकम। जबकि मिस्टर B जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ये अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर, बेशक वो पाकिस्तान सोर्स है या फॉरेन सोर्स है, तो ये तकरीबन 27 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे करेगा। जो कैसे निकला है? 2 लाख पाकिस्तानी जमा 25 लाख फॉरेन सोर्स। जी इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है जी, यानी पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है, जी तो फिर
तो पाकिस्तान की इनकम पे टैक्स क्यों पे करें? क्योंकि पाकिस्तान में उसने पैसा कमाया ना, पाकिस्तान से उसने पैसा जनरेट किया। नॉन रेजिडेंट है, बिल्कुल एग्री करते हैं हम, उसे दुनिया बाहर वाला सा पैसा भी हमने जो इंग्लैंड में अर्न किया ना वो उसकी रेजिडेंसी होगी फर्स्ट डे, तो वो सिर्फ फिर कमाना पड़ेगा सर। तो उसने कमाया होगा तो उस पर वो टैक्स पे करेगा। किधर पे करेगा? इंग्लैंड को करते हैं या तो जो पाकिस्तान में उसने कमाया है, वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट देखेगी क्योंकि वो उनका रेजिडेंट बन गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि जो यहाँ पे पैसा कमाया वो मुझे दो, तो फिर झगड़ा करेंगे आप उनसे? वो कहेगा मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मैं इसके नहीं पे करूंगा। नहीं, वो कानून ने जब कह दिया ना कि बेशक तुम नॉन रेजिडेंट हो तो तुम पाकिस्तान के ऊपर टैक्स पे करोगे तो मानना पड़ेगा। ओके, अब देखिए रूल हमारे पास क्या है, झगड़ा हमारे पास पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर नहीं है, बेशक वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसको टैक्स पे करना ही करना है, ठीक है, पाकिस्तान इनकम के ऊपर। झगड़ा है फॉरेन के ऊपर, अगर रेजिडेंट है तो फॉरेन के ऊपर टैक्स पे करेगा, और अगर नॉन रेजिडेंट तो फॉरेन के ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। तो झगड़ा हमारा किस पे है? फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर। पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर हमारा कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉरेन सोर्स इनकम या पाकिस्तान सोर्स इनकम, इसके लिए भी ताकि कल को कोई मसला ना हो, जैसे भाई साहब ने फरमाया, अब इस तरह के माशाल्लाह भाई जो हैं वो बड़े आइडियाज़ आते हैं, इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के आइडियाज़ जनरेट करते हैं कि जनाब वो NRI है, वो उसको क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान में भी टैक्स दे, मतलब आप उसको हर तरह से जो है वो काटी जा रहे हैं। तो सर वही बात है, फिर वो पाकिस्तान में टैक्स क्यों देगा? यही तो मैं सर उसी का आंसर करने लगा हूँ, आप थोड़ा सा वेट तो करें। तो उसके लिए कानून ने कहा कि भाई देखें, आप जब किसी एक मुल्क के रेजिडेंट बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप UK के रेजिडेंट बन गए, पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं है, तो UK वाला कहेगा अपनी इनकम मुझे बताओ कि कितनी है, वो कहेगा जनाब मेरी इतनी इनकम है, कहेगा अच्छा तुम क्योंकि रेजिडेंट हो तो तुम मुझे बताओ, हम एजम्पशन ले लेते हैं कि वो भी कहता है जी वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स पे करो, तो वो कहता है जनाब पूरी दुनिया में जितनी तुम्हारी इनकम है वो मुझे बताओ, तो अब उसमें कहेगा जी मैंने 2 लाख रुपये पाकिस्तान में कमाए और मैंने वहाँ पर टैक्स पे किया, 2 लाख रुपये मैंने क्या किए, पाकिस्तान में कमाए और वहाँ पे मैंने टैक्स पे किया, तो वहाँ का कानून आपको क्या कहेगा? वहाँ का कानून ये कहेगा चलो जो तुमने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया तो उसमें तुम्हें मैं थोड़ा सा रिलीफ दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का और पाकिस्तान का एक MOU साइन हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी का मतलब होता है कि जनाब डबल टैक्सेशन से बचने के लिए हम किसी 2 ममालिक के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई अगर हम टैक्स ले लेंगे इस इनकम के ऊपर तो आप टैक्स नहीं लेंगे, और अगर हमने टैक्स ले लिया और आप उसमें से कुछ ना कुछ बंदे को रिलीफ देंगे, ठीक है, और अगर आपने टैक्स काटा हुआ तो फिर हम किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लेंगे। सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान। अगर लेट सपोज यहाँ पे ये 27 लाख रुपए, 25 लाख और 2 लाख रुपए रेजिडेंट पर्सन के लिए है, इंडिविजुअल के लिए है, तो यहाँ पे कहेगा पाकिस्तान के बताओ कि तुम्हारी इनकम कितनी है, वो कहेगा जनाब 2 लाख रुपए तो पाकिस्तानी है और 25 लाख रुपए मेरी इंग्लैंड की है, और इसके ऊपर मैं टैक्स ऑलरेडी दे के आ चुका हूँ, इंग्लैंड की इनकम के ऊपर मैं ऑलरेडी टैक्स दे के आ चुका हूँ। अब पाकिस्तान का और इंग्लैंड का अगर ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है, जो कि हुई है साइन, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि 25 लाख रुपए के ऊपर कुछ रिलीफ दे देगा, ठीक है। पाकिस्तान कहेगा अच्छा यार चलो जितना तुमने टैक्स पे किया, कितना टैक्स पे किया, वो कहेगा जी मैंने लाख रुपए टैक्स पे किया, कहता अच्छा हमारे हिसाब से इस इनकम के ऊपर 1.5 लाख रुपए टैक्स लगना चाहिए था, चलो तुम ऐसा करो, लाख रुपया तुम्हें जो दिया था वो तो तुम्हारा खत्म, 50,000 हमें एक्स्ट्रा दे दो, जितना तुमने टैक्स दिया है वो तुम्हारा हम क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। क्लियर? जो इंग्लैंड ने अर्न की है उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करेंगे, मतलब कि पाकिस्तान नॉन रेजिडेंट की बात करें वो उसके ऊपर क्यों टैक्स पे करेगा? नॉन रेजिडेंट जो है वो सिर्फ अपने पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा। ये 25 लाख जो है ये फॉरेन सोर्स इनकम, ये फॉरेन सोर्स इनकम है ना उसकी, लेकिन क्योंकि बंदा रेजिडेंट है इस वजह से पाकिस्तान क्या कहेगा, इसको कहेगा कि भाई बताइए कितना तुमने पूरी दुनिया में कितना कमाया, वो कहेगा जी 2 लाख रुपए पाकिस्तान में कमाए, 25 लाख रुपए इंग्लैंड में कमाए, वो कहेगा टैक्स दो, कहेगा सर 2 लाख रुपए के ऊपर तो आप टैक्स ले लें, इस 25 लाख रुपए के ऊपर मैं इंग्लैंड में ऑलरेडी टैक्स दे के आया हुआ हूँ, तो पाकिस्तान कहेगा अच्छा चलो जितना टैक्स दिया है वो तुम्हें मैं माफ़ करता हूँ, ठीक है। अगर तो पाकिस्तान में भी उतना ही टैक्स बन रहा है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कितना टैक्स पे करके आए हो, वो कहता है मैं लाख रुपए टैक्स पे करके आया हूँ इस 25 लाख रुपए के ऊपर, तो पाकिस्तान कहता है कि जी पाकिस्तान के कानून के हिसाब से इसके ऊपर 1,20,000 रुपये टैक्स बनता है,
तुम लाख रुपए दे आए हो तो हम वो लाख रुपए माफ़ करते हैं, 20,000 रुपये इस 25 लाख रुपए के ऊपर एक्स्ट्रा हमें टैक्स पे कर दो। ओके, तो इस चीज़ को इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट के नाम से हमारे पास एक टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, डोनेशन का आप करेंगे तो वहाँ से आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अप्रूव्ड पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ से आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसी तरह से आपके पास एक टैक्स क्रेडिट यहाँ पे भी आपको मिल रहा होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट के नाम से, ठीक है। तो वो डिटेल में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जनाब अगर तो टैक्स ट्रीटी साइन हुई है दो कंट्रीज़ के दरमियान, तो डबल टैक्सेशन से बचने के लिए जिस मुल्क में टैक्स काट लिया जाए दूसरा मुल्क उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। अगर वो यूके में ज़्यादा टैक्स दे के आया, फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है जी मैं यूके में दे के आया हूँ लाख रुपया, लेकिन पाकिस्तान में वो बनते हैं, कहता है जी पाकिस्तान के हिसाब से वो बनते हैं 80,000 रुपये, ठीक है। तो वो उसको पे बैक नहीं करेंगे, वो कहेंगे चलो तुम ऑलरेडी ज़्यादा दे के आए हो, चलो दफ़ा करो। गॉट इट? कि जितना तुम्हारा पाकिस्तान में 80,000 बनता है, यूके में लाख रुपए दे के आए हो, चलो ऐसा करो कि चलो 80,000 बनता है, चलो दफ़ा करो, छोड़ो बात को, सारे का सारा टैक्स खत्म। गॉट इट? अब जरा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कहता जी अ रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड वाइड इनकम सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि एक हमारे पॉलिटिशियन है, बड़े मशहूर व मारूफ पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगे कि वो चोर हैं। तो वो चोर क्यों थे? वो टैक्स चोर थे। अब वो टैक्स चोर क्यों थे? क्योंकि हमने पढ़ाया अभी पिछली चंद क्लासेस के अंदर कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमेशा वो क्या होगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, ऐसे ही है। अब एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो हम क्या कहेंगे कि जनाब ये बंदा भी कौन होगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल ने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर क्या करना है, टैक्स पे करना है, ठीक है। अगर टैक्स ट्रीटी साइन नहीं हुई, ठीक है, फॉर एग्जांपल टैक्स ट्रीटी अगर साइन हुई है तो लेट्स सपोज इंग्लैंड कहता है कि जी ये पैसा मेरे मुल्क में कमाया गया और हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लेते, हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लेते, तो टैक्स ट्रीटी साइन होगी तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है अगर तुम नहीं लेते तो हम भी टैक्स नहीं लेंगे। समझ रहे हैं बात को? पाकिस्तान ने क्या कहा, इंग्लैंड वाले भाई अगर आप लोग टैक्स नहीं लेते तो हम भी इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। टैक्स ट्रीटी का मतलब ये है कि जनाब जब दो ममालिक मिलकर डबल टैक्सेशन को ख़त्म करने की बात कर रहे हो। अब वो वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर तमाम किस्म की इनकम आ जाती है, बेशक वो सैलरी है, बेशक वो बिजनेस है या अदर सोर्सेज, कोई भी इनकम है उनकी। तो एक उस प्राइम मिनिस्टर साहब के को सैलरी जो थी वो मिल रही थी उनकी एक कंपनी की तरफ से, एक कंपनी जो कि पनामा में थी। अब वो पनामा एक टैक्स फ्री जोन है, उसका किसी मुल्क के साथ भी टैक्स ट्रीटी नहीं है। मतलब पनामा ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है, ऐसी कंट्री है कि आप वहाँ पे अगर कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, 100% प्रॉफिट आपका अपना ही होता है। तो इसलिए लोग ज़रा वहाँ पे मोटिवेटेड होते हैं कि जनाब हम यहीं पे बिज़नेस करें। तो वहाँ से उनको तकरीबन कोई सैलरी या पैसे जैसे मिल रहे थे, और वो जब उन्होंने अपनी रिटर्न शो करवाई है, रिटर्न देने का मतलब होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हमारे कुछ वकला हजरात जो हैं या कुछ लोग, मैं वकला की बात स्पेसिफिकली सॉरी कर गया, बहुत सारे ऐसे लोग कि जो इसको सीरियस नहीं लेते, चंद पैसों के लिए 500 रुपये, 1000, 2000, मैक्सिमम 1000, 2000 के लिए वो क्या करते हैं, वो लोगों की रिटर्न का खाना ख़राब कर देते हैं। वो इनकम कुछ जनरेट करते हैं, लिखते कुछ हैं, होता कुछ है, और बाद में फिर जब उन्होंने कोई काम करना था तो FBR के नोटिस उन बेचारों क्लाइंट्स को मिल रहे होते हैं। तो अब वो क्लाइंट्स भी कुछ माशाल्लाह ऐसे होते हैं कि पैसे बचाने के चक्करों में कि जी हम कोई बात नहीं, लो क्वालिटी की चीज़ हम परचेज़ कर लेंगे, और फिर बाद में पछताते रहते हैं कि हमने क्या किया। एनीवेज, तो रिटर्न आपके रिफ्लेक्शन है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास कितना आपने पूरे साल में पैसा कमाया और कितने आपके पास जो है वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं। तो उस रिटर्न में उन्होंने वो वाली इनकम जो पनामा में उन्होंने कमाई थी वो शो नहीं की, विच मीन्स कि उन्होंने अपनी फॉरेन सोर्स इनकम को हाइड किया। पाकिस्तान कहता है कि जी अगर हमारी टैक्स ट्रीटी नहीं है पनामा के साथ तो वहाँ से मिलने वाली जो भी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि उसके साथ तो हमारी टैक्स ट्रीटी नहीं है। तो तुमने टैक्स पे करना था पाकिस्तान में
पनामा की इनकम के ऊपर, फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर, वो तुमने शो ही नहीं की इनकम। तो जब तुमने इनकम शो ही नहीं की तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने टैक्स ही नहीं दिया। टैक्स ना देने की वजह से तुम कौन बन गए? टैक्स चोर बन गए। और इसीलिए तुम्हारे ऊपर 62-63 का जो आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कि जनाब प्राइम मिनिस्टर को ईमानदार होना चाहिए, ट्रू अकाउंट्स प्रेजेंट करे, वो जनाब आपने उसमें फुलफिल नहीं हो रहे। तो लिहाजा आपको प्राइम मिनिस्टर रहने की कोई भी बंदा आपको प्राइम मिनिस्टर रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो इस वजह से उनसे वज़ारत उज़्मा छीन ली गई और उसको कह दिया गया कि तुम टैक्स चोर हो। अब वो टैक्स चोर का टैग में से टैक्स हटा दिया गया और कौन सा टैग लगा दिया गया कि तुम चोर। ठीक है, तो आजकल जिसको ये नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं, सिर्फ टैक्स चोरी की वजह से जी नाअहली करार दे, हाँ जी सिर्फ टैक्स। जी बिल्कुल। डू यू थिंक सिर्फ टैक्स चोर? क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में तो हर बंदा टैक्स चोर है, इसलिए हमें लगता है कि एक नॉर्मल चीज़ है। बट भाई साहब आप मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, पता है आपको इस चीज़ का? आपका मुल्क, कोई भी मुल्क जो है वो किस चीज़ पे चलता है? पैसा कहाँ से आता है मुल्क के पास? टैक्सेस में से आता है। अगर आप अपने मुल्क को जिसके रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसको उसका ड्यू टैक्स पे नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने एक जो जिम्मेदारी है आपकी वो आपने फुलफिल नहीं की। इट मीन्स कि आप गद्दार हैं। ये जो लोग बिजली चोरी करते हैं ये कौन लोग हैं? ये मुल्क के गद्दार लोग हैं। ये बिजली ये चोरी करते हैं और उसका खामियाजा जो है वो दूसरी अवाम को भुगतना पड़ता है। वो थोड़े से पैसे बचाने के चक्करों में वो दे डोंट नो कि वो मुल्क का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये मुल्क के साथ गद्दारी है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मोमिन कभी भी गद्दार वतन नहीं हो सकता। तो वो जिस मुल्क में भी रह रहा है, वो जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता है, जिस फ़िक़ा से वो ताल्लुक़ रखता है, वो अपने मुल्क के साथ प्यार करे। मोमिन है तो वो प्यार करेगा। एनीवेज, अच्छा टैक्स ट्रीटी क्या चीज़ है देखिए। कहते जनाब इट शैल अप्लाई इन केस ऑफ एनी कंट्राडिक्शन बिटवीन लोकल लॉ एंड टैक्स ट्रीटी। For example, if a tax treaty provides exemptions to a particular income, say dividend income, then the local laws regarding taxability of dividend would have no effect. टैक्स ट्रीटी का मतलब क्या है जनाब कि दोनों ममालिक के दरमियान ये तय पाया गया कि कौन सी इनकम के ऊपर हमने टैक्स लेना है और कौन सी इनकम के ऊपर आपने टैक्स नहीं लेना। ठीक है, डिविडेंड इनकम के ऊपर वैसे ये पाकिस्तान में टैक्सेबल है। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज हम एजम्पशन कर लेते हैं कि जी अमेरिका कहता है जी मैं डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लेता, और एक बंदा जिसके पास फॉरेन सोर्स इनकम है डिविडेंड जो कि अमेरिका से उसको मिल रही है, अमेरिका कहता है मैं भी टैक्स नहीं लूँगा, तो पाकिस्तान कहता है ठीक है मैं भी टैक्स नहीं लूँगा। ओके, समझ आ गई बात की? वैसे लोकल लॉ आपको क्या कहता है कि डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने कहा कि भाई साहब मैं अपने मुल्क में टैक्स नहीं लेता इसके ऊपर, तो पाकिस्तान क्या कहेगा? ठीक है अमेरिका भाई, अगर आपके मुल्क में टैक्स नहीं लिया जाता डिविडेंड में, तो आपके मुल्क से मिलने वाला डिविडेंड हम उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो टैक्स ट्रीटी। अच्छा, अब जरा हम लोग आते हैं, अभी हमने बात कर ली कि जनाब हमारा झगड़ा किस पे है? फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर, कि रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या करेगा? फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा पाकिस्तान में सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। और दूसरा जनाब आपके पास कि नॉन रेजिडेंट जो है वो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा। अच्छा, अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा लेके चल रहे हैं कि फॉरेन सोर्स इनकम एक रेजिडेंट इंडिविजुअल उसके ऊपर तो वो टैक्स पे कर रहा है, कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि जिनमें फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल भी क्या कर रहे हैं? टैक्स पे कर रहे होंगे। सॉरी उल्टा हो गया सॉरी। फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा है, कुछ ऐसी फॉरेन सोर्स इनकम भी हैं कि जिनके ऊपर रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पे नहीं करेगा। समझ आ गई बात की? मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल पाकिस्तान सोर्स भी और फॉरेन सोर्स भी दोनों के ऊपर टैक्स पे करेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि बंदा रेजिडेंट ही है लेकिन वो फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा, और वो कौन सी सिचुएशन है वो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपके पास है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। अच्छा, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का मतलब क्या है? कहते हैं जनाब एक बंदा
जो कि रेजिडेंट है। कौन है वो? रेजिडेंट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इसलिए है कि जनाब वो उस मुल्क में जॉब कर रहा है, फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक बंदा फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में क्या है? रेजिडेंट बन गया। मिसाल के तौर पर एक चाइनीज पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट पे आया, चाइनीज कंपनी थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर चाइनीज कंपनी, और यहाँ पे वो जनाब एक मैनेजर या ब्रांच मैनेजर या कंट्री मैनेजर के तौर पर पाकिस्तान में आया। रहता वो चाइना में है, लेकिन पाकिस्तान में वो आके जॉब कर रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाइनीज। अब वो पाकिस्तान में इतना टाइम रहा कि वो पाकिस्तान का रेजिडेंट बन गया, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट बन गया, और उसको पाकिस्तान में आए हुए अभी 3 साल नहीं हुए। मतलब लेट सपोज वो पाकिस्तान में 1/7/2021 को पाकिस्तान में आया या 22 को पाकिस्तान में आया, 30/6/2023 को टैक्स ईयर 2023 में वो क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। अब ये पाकिस्तान में रहा, अगले साल भी 30/6/2024 को भी टैक्स ईयर 2024 में ये भाई साहब क्या रहे? रेजिडेंट ही रहे। फिर 30/6/2025 और 30/6/2026 ये रेजिडेंट ही रहे। हम कहेंगे जनाब ये चाइनीज बंदा जो पाकिस्तान में अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ जॉब पर्पस के लिए। अगर ये जॉब ना कर रहा होता यहाँ पे तो इसने 1 सेकंड के लिए भी पाकिस्तान में नहीं रुकना था। ये अपने शौक से नहीं आया, ये काम करने के लिए आया पाकिस्तान, और इसको आए हुए अभी तक 3 साल नहीं हुए। 3 साल कब तक नहीं हुए? यहाँ पे रेजिडेंट बन गया जनाब टैक्स 2023 में, पूरे साल के बाद जनाब 2024 में भी रेजिडेंट है, 2025 में भी रेजिडेंट है। तीसरे साल अभी इसको 3 साल मुकम्मल हो गए, 3 साल से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, जबकि टैक्स 2026 के अंदर इसको 4 साल हो गए हैं, यानी कि 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। तो कहते हैं जनाब हम इस चाइनीज़ को जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जॉब पर्पज़ के लिए आया, जिस साल से वो रेजिडेंट बना है उसमें, मतलब हम कहते हैं जनाब जिस साल से वो रेजिडेंट बना है उससे पिछले साल 3 साल के लिए वो अवेलेबल नहीं था, तो हम कहते हैं जी इस साल वो रेजिडेंट बना, इससे पहले पाकिस्तान में वो अवेलेबल नहीं था। हम इसको कहेंगे ये बंदा है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। अच्छा जी, टैक्स ईयर 2024 में भी ये भाई साहब रेजिडेंट बने, और पिछले साल इसको भी आए हुए कितना टाइम हुआ? सिर्फ अभी इसको आए हुए 1 साल हुआ। तो इसके लिए भी क्या है? अभी भी क्या है? ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। टैक्स ईयर 2025 में भी ये भाई साहब रेजिडेंट हैं, और इससे पिछले लगातार ये इसको आए हुए भी 2 साल ही हुए हैं, तो ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। टैक्स ईयर 2026 में इसको आए हुए पाकिस्तान में कितने साल हो चुके हैं? सॉरी, यहाँ पे 1 साल हुआ है, 2 साल, 3 साल, और टैक्स ईयर 2026 में इसको 4 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में आए हुए। ठीक है, तो टैक्स ईयर 2026 में इसको 4 साल हो गए जो हो चुके हैं पाकिस्तान में आए हुए, तो 3 साल से ज़्यादा अरसा इसको हो चुका है रेजिडेंट बने हुए, तो हम इसको क्या कहेंगे कि जनाब ये भाई साहब अब शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं रहे। ठीक है, तो ज़रा एक दफ़ा पढ़ते हैं कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट भाई साहब है क्या। कहता जनाब ही इज़ रेजिडेंट ओनली बाय, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट देखिए, ही इज़ रेजिडेंट ओनली बाय
द रीज़न ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एंड ही इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 years। अभी उसको पाकिस्तान आए हुए 3 साल से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो यहाँ तक उसको 3 साल हो चुके थे 2025 तक पाकिस्तान आए हुए, ठीक है। लेकिन टैक्स ईयर 2026 में उसको पाकिस्तान आए हुए 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका था। तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान में सिर्फ जॉब करने के लिए आए और उसको पाकिस्तान आए हुए अभी 3 साल मुकम्मल ना हुए हों, ठीक है। तो आपके पास टैक्स ईयर 2025 तक अगर कोई बंदा टैक्स ईयर 2024-22 में आता है, 23 में आता है, तो जनाब हम क्या कहेंगे इसको कि ये बंदा कौन है, ये बंदा हमारे लिए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। अच्छा, अब रेजिडेंट तो ये बन गया भाई, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बन गया टैक्स ईयर 2025 तक, ये भाई साहब बन गए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के पास क्या ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं? तो कहता जी रेजिडेंट है, लेकिन कौन सा रेजिडेंट है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। तो रेजिडेंट पर्सन के ऊपर लाजमी होता है कि वो अपनी तमाम वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर क्या करे? टैक्स पे करे। लेकिन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को हम लोग कहते हैं कि जिस साल वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हुआ था, जो वो पैसे पाकिस्तान में नहीं लेके आया, या वो पैसे जो उसको पाकिस्तान में नहीं मिले फॉरेन सोर्स इनकम के, हम उसको क्या कह देंगे? ये उसके लिए क्या है? एग्जम्प्ट है। नॉन रेजिडेंट तो रेजिडेंट है ही नहीं ना, वो तो रेजिडेंट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के ये रेजिडेंट बन चुके हैं, लेकिन अब इसको आए हुए इतना अरसा नहीं हुआ, और ये आया है रेजिडेंट बना है सिर्फ और सिर्फ जॉब पर्पस के लिए। मतलब रेजिडेंट का स्टेटस तो पता ना कि रेजिडेंट का स्टेटस क्या है? हाँ जी, तो बिल्कुल, तो ये उसको इतना टाइम हो चुके पाकिस्तान में आए हुए, फिजिकली ये पाकिस्तान में इस टैक्स ईयर में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में उसको आए हुए भी 3 साल मुकम्मल नहीं हुए। गॉट इट? अब इस चीज़ को थोड़े से एग्जाम्पलीफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर इसका नाम है जनाब, पता नहीं चाइनीज़ में क्या लिखते हैं, कुछ इस तरह से, चलो ये जनाब इसका नाम है, जो भी समझ लो। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये बंदे का नाम है जी, हाँ, शाओमिन। आगे जी, अच्छा पाकिस्तान में उसको चाउमीन ही कहते हैं, ये शाओमिन उसको कहते हैं। एनीवेज, अब मिस्टर शाओमिन जो है, ये जो भी लिखा हुआ बहरहाल शाओमिन ही है। उसका 2 काम है, एक तो पाकिस्तान में जॉब कर रहा है, ठीक है, और चाइना के अंदर उसका फैमिली बिजनेस है, वहाँ से भी उसको पैसे मिलते हैं। टैक्स ईयर 2023 में वो रेजिडेंट बन गया, पाकिस्तान से उसने कमाए 10 लाख, चाइना से कमाए 20 लाख, लेकिन ये पैसे, इसमें से कोई 1 रुपया भी वो पाकिस्तान में नहीं लेके आया, 1 रुपया भी वो पाकिस्तान में नहीं लेके आया। ये सारे के सारे पैसे चाइना में इसके पड़े हुए हैं, चाइना के बैंक के अंदर पड़े हुए हैं। तो टैक्सेबल आपकी इनकम कौन सी होगी? हम कहते हैं जी, क्योंकि मिस्टर शाओमिन जो है वो पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के तौर पर मौजूद है, इस वजह से जो पैसे वो पाकिस्तान में नहीं लेके आया उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो हम कहते हैं जनाब टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे एक छोटा सा मैं कॉलम और बना देता हूँ, ब्रॉड टू पाकिस्तान, और यहाँ पे टैक्सेबल, कि वो पाकिस्तान में कितने पैसे लेके आया। लेट्स सपोज वो पाकिस्तान में चाइना में से कोई पैसे नहीं लेके आया, 0, तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? पाकिस्तान में टैक्स ईयर 2023 के लिए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए होंगे। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद जनाब अगला साल टैक्स ईयर 2024, अभी भी वो क्या है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। 10 लाख इसने पाकिस्तान से कमाए और 20 लाख इसने चाइना से कमाए। लेकिन पाकिस्तान में जो चाइना के पैसे थे पाकिस्तान में ले आया, ब्रॉड टू पाकिस्तान, वो थे 3 लाख रुपए। तो अब टैक्सेबल इनकम कितनी होगी?
जो पाकिस्तान में कमाए प्लस वो फॉरेन सोर्स इनकम जो उसने पाकिस्तान में वो ले आया, तो 13 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम हो जाएगी इसकी। गॉट इट। टैक्स ईयर 2025 आया, 10 लाख पाकिस्तान, 20 लाख चाइना के। और जब इसको पता चला कि पाकिस्तान में वो पैसे मंगवा लो तो फिर से टैक्स देना पड़ता है, तो उसने इस दफ़ा भी पाकिस्तान से कोई पैसे पाकिस्तान में नहीं मंगवाए। और अभी भी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? 10 लाख रुपए। बड़ा खुश, कितना पैसे बच रहे हैं। टैक्स ईयर 2026 आया, अब इसको आए हुए 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुके हैं। अब ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं रहा। पाकिस्तान में भाई ने कमाए 10 लाख, चाइना में भाई ने कमाए 20 लाख, पाकिस्तान में फिर कोई नहीं लेके आया और कहता है मेरे से टैक्स ले लो कितनी इनकम के ऊपर? 10 लाख रुपए के ऊपर। तो पाकिस्तान ने इसको आगे से चपेटें कराई। तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ, 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया तुम्हें आए हुए। कहता हाँ। कहता फिर तुम शॉर्ट टर्म रहे नहीं। जब तुम शॉर्ट टर्म नहीं रहे तो लिहाजा तुम अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर, पूरी की पूरी इनकम के ऊपर टैक्स पे करोगे। तो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम अब 30 लाख रुपए है, तुम्हारी टैक्सेबल इनकम 10 लाख नहीं है। जी वो अपनी एक्टिविटी चाइना में परफॉर्म करके, हाँ जी, फॉरेन सोर्स इनकम जी ठीक है, और वो लेके आ रहा 3 लाख, जी ठीक है। तो टैक्स नहीं दे रहे। भाई कानून ने आपको समझाया कि एक रेजिडेंट बंदा जो है वो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर भी और पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर वो क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। कानून ने जब कह दिया कि फॉरेन के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी उसने टैक्स पे करना ही करना है, तो इट मीन्स कि अगर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है तो उसको तमाम इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये देखते हुए कि जनाब एक शॉर्ट टर्म बंदा वो सिर्फ पाकिस्तान में जॉब पर्पज़ के लिए अवेलेबल है और उसको आए हुए भी इतना आसानी हुआ, तो पाकिस्तान थोड़ा सा उसको रिलीफ देता है। उसका रिलीफ कितने टाइम तक है? जब तक उसको आए हुए 3 साल से ज़्यादा अरसा नहीं हो जाता। ठीक है, तो उसी रिलीफ के चलते हुए मोनस भाई मेरी तरफ ध्यान करें, उसी रिलीफ को चलते हुए जनाब उसने कहा कि 3 साल तक हम आपके पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर तो टैक्स लेंगे, लेकिन ऐसे फॉरेन सोर्स इनकम जो पाकिस्तान में आप नहीं लेके आते हम उसके ऊपर आपसे टैक्स नहीं लेंगे। जो पाकिस्तान में ले आए उसके ऊपर टैक्स दे देंगे। लेकिन जैसे ही आपका शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाला स्टेटस खत्म हो जाएगा, आप नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे, तो फिर हम आपसे सारी के सारी इनकम, बेशक वो पाकिस्तान है बेशक वो फॉरेन है, सबके ऊपर टैक्स लेंगे। बेटा जब आप होते हैं ना पाकिस्तान में, जब आप आते हैं और आप पाकिस्तानी नहीं हैं, तो आपका पासपोर्ट वो पाकिस्तान को पता होता है कि ये भैया पासपोर्ट पाकिस्तान में कब एंटर हुआ है और ये पासपोर्ट पाकिस्तान से कब चला गया। ठीक है, और जब आप पाकिस्तानी हैं तो आपका आईडी कार्ड पाकिस्तान को पता होता है कि जनाब ये आईडी कार्ड वाला बंदा पाकिस्तान में मौजूद है। तो सिस्टम इसके बड़े स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान को आप ये ना समझे कि जनाब साथ वाले घर में कौन है हमें नहीं पता, तो पाकिस्तान को कैसे पता है कि ये बंदा पाकिस्तान में है या नहीं? ऐसा नहीं है बेटा। समझ आया शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का मतलब? ओके अच्छा, अब कहते हैं जी अगर कोई बंदा बिजनेस पर्पस के लिए पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल ये मिस्टर शाओमिन जो है वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे हैं पाकिस्तान में आए हुए अभी इनको 3 साल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए पाकिस्तान में अवेलेबल है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, जॉब पर्पस के लिए पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये पाकिस्तान में ठहरे हैं कि जी यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, तो लॉ कहता है कि इस बंदे को हम लोग शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का स्टेटस नहीं देंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का स्टेटस किसके पास है? जो जॉब पर्पस के लिए यहाँ पे है। क्लियर? बिजनेसमैन के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर भी वो उसको 3 साल हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ, ही इज प्रेजेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 years। उसको पाकिस्तान आए हुए, अब वो पाकिस्तान आके चला जाए दोबारा फिर पाकिस्तान आए, लेकिन वो पहले पाकिस्तान तो आ चुका था, उसमें भी हमने कहना जनाब उसको पाकिस्तान आए हुए भी 3 साल नहीं हुए। लेकिन वैसे ऐसा केस नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है, हाँ जी बेटा। सर, 3 years की बात
यहाँ पे कंजेक्टिव कहीं नहीं लिखा हुआ। वो आयत में चला जाए फिर इस तरह से यही सवाल इन्होंने, इनका भी यही था, मेरा जवाब सेम वही है कि पाकिस्तान में आए हुए अगर उसको 3 साल से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे कंजेक्टिव का वर्ड नहीं है, लेकिन लेट सपोज अगर वो पाकिस्तान आता है 2 साल रहता है और चला जाता है, फिर आता है 1 साल रहता है और फिर चला जाता है, अब दोबारा फिर जब वो पाकिस्तान आएगा तो वो शॉर्ट टर्म के नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको पाकिस्तान आए हुए 3 साल से ज़्यादा अरसे हो चुके हैं। ओके, कंजेक्टिव यहाँ पे नहीं है। सर अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है तो उसे आईडी कार्ड उस लिस्ट में मिल सकता है? पाकिस्तान के अंदर ये नादरा वाले आपको बता सकते हैं, नादरा वाले आपको बता सकते हैं। चलें आगे। इसके बाद है जी, बिजनेसमैन के लिए क्या है? बिजनेसमैन के ऊपर ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाला स्टेटस अप्लाई नहीं होता वो सारे जी, वो इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा। अच्छा जी, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। देखें, एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है मुहिब वतन, जो वापस आ जाता है। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का मतलब है ऐसा बंदा, आपने अक्सर ये सुना होगा कि इंसान जो है वो पाकिस्तानी खास करके बड़ी अजीब सी कौम है, वो सारी ज़िंदगी कोशिश करते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, और बाहर जाने के बाद कहता है जी कबर पाकिस्तान लब जाए ना तो और कुछ नहीं चाहिए, मतलब मरने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान का वो पाकिस्तान में कब्रिस्तान समझते हैं। तो उन लोगों के लिए भी कानून ने कहा कि चलो मर के ही सही वापस तो आए, तो अगर वो मरने से पहले वापस आ जाएं तो कानून बड़ा खुश होता है और कहता है कि जनाब हम आपके इस एक कदम से प्रसन्न हुए, प्रसन्न समझते हैं, खुश हुए, ठीक है। तो जब वो पाकिस्तान का कानून खुश होता है तो फिर कुछ ना कुछ उसको रिलीफ देता है। अब रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कौन सा बंदा होता है? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वो वाला बंदा होता है कि जनाब जो पिछले 4 साल से इस साल तो वो रेजिडेंट बन गया, लेकिन पिछले 4 साल से वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, नॉन रेजिडेंट था। पाकिस्तान आता था, थोड़े टाइम के लिए चला जाता था, ठीक है। पिछले 4 साल के लिए वो पाकिस्तान के लिए क्या था? नॉन रेजिडेंट। लेकिन इस साल वो क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। मिसाल के तौर पर इसी को हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे रेजिडेंट का तज़किरा हमने किया था, यहाँ पे हम कहते हैं जनाब नॉन रेजिडेंट। अब इसका नाम चेंज कर देते हैं। क्या नाम रख दें इसका? और नहीं भाई, पाकिस्तानी नाम रखो। दानिश्वर, ठीक है जी। मिस्टर दानिश्वर जो है ये पाकिस्तान भाई साहब आए, पाकिस्तान आया करते थे, 1-2 महीने रहते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते थे साल बाद, 2 साल बाद, 1-2 महीने रहते थे, फिर चले जाते थे। ये नॉर्मली वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं और पाकिस्तान को भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो पक्के पक्के पाकिस्तान में रहने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 2024, टैक्स ईयर 2025, टैक्स ईयर 2026 इसमें रेजिडेंट बन गया और उसके बाद जारी बात है कि फिर यहीं पे रहा। टैक्स ईयर 2027 रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट के लिए क्राइटेरिया ये है कि जनाब ऐसा बंदा जो पाकिस्तान से बाहर रहता हो और वो अब हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाए, सारा कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ जाए। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो पाकिस्तान से बाहर, दुबई में एक बंदा जो बिज़नेस कर रहा है और अब वो पाकिस्तान आ चुके हैं और यहाँ पे आके उसने जॉब स्टार्ट कर दी और कहता है जी मैं सारा कुछ छोड़ के आ गया हूँ। इट मीन्स कि वो पाकिस्तान में हमेशा के लिए रहने के लिए आया। हमारी assumption यही बनेगी ना, पाकिस्तान में वो बंदा हमेशा के लिए यहाँ पे रहने के लिए आया, या बंदा वो दुबई में काम कर रहा था और छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ के मैं पैसे कमा के आ गया, यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। इट मीन्स कि वो पाकिस्तान में हमेशा के लिए रहने के लिए आया, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं इसको? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। अब कानून कहता है जी रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट एक तो पाकिस्तान में रेजिडेंट बने, जिस साल वो रेजिडेंट बने उससे पिछले 4 साल तक नॉन रेजिडेंट रहे। यहां पे हम टैक्स ईयर 2023
2022 पे लिख देते। 26 में वो क्या बना? रेजिडेंट बना, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। क्यों? क्योंकि पिछले 4 साल तक 2022 से लेकर 2025 तक ये क्या था? नॉन रेजिडेंट था। हम इसको क्या स्टेटस दे देंगे? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का। ये ऐसा रेजिडेंट है जो कि कौन है? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है। ठीक है, तो लॉ कहता है कि जनाब आपके पास इफ दिस इज नॉट इफ एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान यानी कि रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट इज रेजिडेंट इन द करंट ईयर। 2026 में क्या था? रेजिडेंट था। तो 2027 में भी क्या होगा? रेजिडेंट ही होगा ना। हम कहते हैं जनाब इफ एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट इज रेजिडेंट इन द करंट ईयर बट वॉज नॉन रेजिडेंट इन द प्रीसीडिंग। यहां पे प्रीसीडिंग का मतलब है कंसेक्टिव, प्रीसीडिंग 4 ईयर, यानी कि पिछले लगातार 4 साल के लिए वो क्या था? नॉन रेजिडेंट था। अब यहां पे वर्ड प्रीसीडिंग आया, यहां पे वर्ड 4 ईयर्स नहीं आया। 4 ईयर्स का मतलब होता है उसकी लाइफ में 4 साल। यहां पे उसने क्या कहा जी? प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, मतलब पिछला कंसेक्टिवली लगातार 4 साल के लिए क्या था? वो नॉन रेजिडेंट था। तो अब अगर बंदा लगातार 4 साल के नॉन रेजिडेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब अगर इस टेन्योर में वो भाई साहब 3 साल नॉन रेजिडेंट रहते और चौथे साल रेजिडेंट बन जाते, लेट्स अज्यूम चौथे साल क्या बन जाते? रेजिडेंट बन जाते। उसके बाद फिर से पाकिस्तान से चले जाते और वापस दोबारा फिर पाकिस्तान आते, तो फिर वो जो 4 ईयर्स काउंट होने थे वो फिर नए सिरे से काउंट होने थे। समझ आ रही है बात की? उसको हमने ये फिर नहीं करना था कि 3 साल पहले रह चुका था अब इसको 4 साल, ये ऐसे नहीं। फिर जो 4 ईयर काउंट होने थे वो फिर से नए सिरे से काउंट होने थे। तो यहाँ पे हम कहते हैं जनाब ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान के लिए रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, जो पाकिस्तान अब एक दफ़ा आ चुके हैं, अब दोबारा नहीं जाएगा वहाँ पे पाकिस्तान से को छोड़ के, और उसको जिस साल वो रेजिडेंट हुआ है उससे पिछले 4 साल वो क्या था? नॉन रेजिडेंट था। करंट ईयर का मतलब जिस साल हम देख रहे हैं। तो कहता है जनाब हिज फॉरेन सोर्स इनकम शैल बी एग्जम्प्टेड। उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम होगी वो क्या होगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। किसके लिए? कहता जी एग्जम्प्टेड इन द करंट टैक्स ईयर एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर। जिस साल वो रेजिडेंट हुआ उस साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम, उस साल भी हम इसको माफ कर देंगे और अगले साल भी माफ कर देंगे। अगर उसने कोई फॉरेन सोर्स इनकम कमाई है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट ने, मिसाल के तौर पर वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आ गया पाकिस्तान में और उसको जनाब वहां से लेट सपोज वो दुबई में काम कर रहा था, दुबई की स्पेलिंग यही है ना? अच्छा, तो टैक्स ईयर 2026 में वो क्या बन गया? रेजिडेंट। और पिछले 4 साल के लिए वो क्या था? नॉन रेजिडेंट था। लेट सपोज उसको टैक्स ईयर 2027 में जो भी उसने वहां पे काम कर रहा था वो काम उसने वाइंड अप किया, लेकिन उसको पेमेंट मिल गई 2027 में। रिसीव्ड UAED, यही कहते हैं ना इसको? 1 लाख दिरहम जनाब उसको मिल गए। अब वो 1 लाख दिरहम उसको कब मिले? टैक्स ईयर 2027 में। वो रेजिडेंट कब बना? टैक्स ईयर 2026 में, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। उससे पहले नॉन रेजिडेंट था। तो लॉ कहता है जनाब अगर उसको कोई फॉरेन सोर्स इनकम मिलती है 2026 में तो वो भी क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। और अगर उसको 2027 में मिलेगी तो वो भी क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। यानी कि जिस साल वो रेजिडेंट बना उस साल भी एग्जम्पशन और उससे अगले साल भी एग्जम्पशन। तो जनाब इस इनकम के ऊपर उसको क्या मिलेगा? एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर यही पैसे उसको मिलते टैक्स ईयर 2028 में तो यही पैसे, लेकिन वो रेजिडेंट कब हो चुका था? 2027 में, तो सॉरी 26 में, और उसको पैसे कब मिले? 28 में। तो अब यही पैसे क्या होने थे? टैक्सेबल होने थे। क्लियर? यहां तक मुस्लिम साहब ऑल ओके। इंशाल्लाह कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे।